भाग 7 तेरी मेरी मोहब्बत। पिछले 5 भागों को आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। हरीश चेतन से मिलता है और चेतन के बटुए में से मीनल की फ़ोटो को देखता है। और अब कहानी आगे। आप कौन हैं? इनके कोई संबंधी हैं? और क्या नाम है आपका? चेतन के ये कहते ही हरीश के सवालों की झड़ी लग गई। वो मैं आपको सब बताता हूँ, बस आप एक बार मुझे इनसे मिला दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बड़ा ज़रूरी है मेरा इनसे मिलना, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ इनको। कहाँ पर हैं ये? ठीक है सर, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं और आपका मीनल आपा से मिलना इतना ही ज़रूरी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे अभी काम है। लखनऊ में मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझसे 2 दिन बाद मिलिएगा। मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा कहाँ मिलना है। मैं वापस वहीं पर ही आ जाऊँगा 2 दिनों के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चेतन ने खुश होते हुए कहा। आपका नंबर दीजिए। अभी तो नंबर नहीं है, आप दे दो अपना नंबर, मैं कर लूँगा आपको फ़ोन। ठीक है। चेतन की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वह मन ही मन बार बार भगवान को शुक्रिया कह रहा था। इधर उपाध्याय निवास में स्मृति चेतन को याद करते हुए अपने कमरे में उदास लेटी है। वह शायरी लिख रही है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत की मंजिल, तो कोई इन रातों के अंधेरे में दर्द भरी गजल ना लिखता। बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी स्मृति की किस्मत। शायद कुंभकर्ण के बाद स्मृति की किस्मत ही है जो इतना सो रही है। स्मृति हरदम सोचती रहती है कि उसकी क्या गलती है जो उसे यह सब भुगतना पड़ रहा है। चेतन से कनेक्ट ना होने पाने के कारण उसे किसी अनहोनी का भी डर लगा रहता है, पर उसे भगवान पर पूरा विश्वास है कि उसका चेतन एक न एक दिन लौट कर जरूर आएगा। उसकी मोहब्बत पाक है, पवित्र है, एक न एक दिन चेतन को अपना बना ही लेगी। इधर मीनल भी चेतन की यादों में खोई रहती है। वह चाहती थी कि चेतन जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ऐसा उसका पवित्र प्रेम था चेतन के प्रति। अखियों के झरोकों से जब देखा तो सांवरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोच में, मन में तुम ही मुस्काए। करिश्मा जयशंकर से भी बहुत सारे पैसे हड़प लेती है। वे दोनों माँ बेटी मिलकर एक नया फ्लैट खरीदती हैं ताकि उन दोनों की रोज की खुली आवारागर्दी में पड़ोसी कोई अड़ंगा न अड़ाए। त्रिपाठी निवास पर ताला जड़ दिया जाता है। उनकी पड़ोसी उनसे पूछते हैं कि वे ताला क्यों लगा रहे हैं घर पर, तो करिश्मा कहती है कि क्या करें, अब बेगाने बच्चे को पाल तो लिया हमने, पर हमें क्या पता था वह इस तरह से हमारी नाक कटवा कर चली जाएगी। अब कियारा के पापा को ही देखो, गम में क्या हाल हो गया। अब लोगों के ताने हमसे तो ना सहे जाते रोज रोज, इसीलिए कहीं और जाकर बस रहे हैं। नाक मुंह बनाते हुए करिश्मा बहाने बनाए जा रही थी। सुमित और अधिक कुसंगत में पड़ चुका है। उसके बड़े बड़े माफिया लोगों के साथ संबंध बन जाते हैं। जुओं की भयानक लत लग जाती, पर किस्मत अब तक उसका साथ देती आ रही है। वह जुए में बहुत पैसे जीतता जाता है और अय्यासी करता रहता है, क्योंकि चेतन के चले जाने से फैक्ट्री को हुए घाटे के कारण और स्मृति के द्वारा बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल लेने के बाद उसे घर से पैसे मिलने कम हो गए थे, पर उसके शौक और आदत निरंतर जोर मारती रहती थी। इनसे पिन छुड़ाने के लिए उसके चमचों ने उसे इस गलत दिशा में धकेल दिया था। कियारा बिंदास जी रही थी। लॉन्ग ड्राइव, लड़कों के साथ अय्याशी व उनमें झगड़ा करवाना, पैसे ऐंठना उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। घनश्याम बेचारे हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े कुछ सोचते रहते थे, रोते रहते थे। सुरेंद्र और सृष्टि भी चेतन के लौटने का इंतजार करते रहते थे और उसे ढूंढने का यथासंभव प्रयास करते थे। बीच बीच में चेतन दिनेश को फोन करके बताता रहता था कि उसकी फिक्र ना करें, वह जहाँ भी है ठीक ठाक है, और ना ही ढूंढने का प्रयास करें। जब उसका मन करेगा वह वापस लौट आएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पुलिस वाले उसे ढूंढते फिरें। इस बात के कारण भी उसके घर वाले उसके लौटने को लेकर थोड़े आश्वस्त थे। हरीश से मिलने के बाद बीच के ये 2 दिन चेतन ने बड़े ही बेसब्री से गुजारे। 2 दिन के बाद हरीश की बताई जगह पर चेतन उससे मिलता है और उसके साथ वाराणसी के लिए रवाना होता है। जब वे दोनों भूपेंद्र के घर पहुंचते हैं तो शाम का समय था। भूपेंद्र बाहर गार्डन में चेयर पर बैठे थे। वह हरीश के एक साथ आए चेतन को देखकर बड़े खुश होते हैं और जोर से बोलते हैं, वेल डन माय सन, ग्रेट वर्क।
मैं जानता था तुम साथ में लेकर ही आओगे। दिल खुश हो गया। भूपेंद्र जी समझ रहे थे कि हरीश अपने साथ माली को लाया है, क्योंकि 1 महीने तक भटकते रहने के बाद चेतन की हालत ऐसी हो गई थी कि वह कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एक उच्च कुल का लड़का हो। भूपेंद्र ने दोबारा पूछा, कैसी रही तुम्हारी जर्नी? घर पर सब ठीक? हरीश ने कहा, हाँ चाचा जान, सब ठीक ठाक है। पर ये हरीश कुछ बोलने वाला ही था कि तभी मीनल वहां चाय की ट्रे लेकर आती है और भूपेंद्र को चाय का कप देती है। अचानक वह देखती है कि चेतन वहां खड़ा है, जिसे देखकर उसका रोम रोम सिहर जाता है। चेतन को इस जगह देखकर उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगती है। हाँ चचा जान, सब ठीक। पर ये हरीश ने दोबारा बात शुरू की। चेतन हरीश की बात बीच में ही काटता हुआ बोला, जी मैं बहुत ही अच्छे से कर लूंगा यह काम, मुझे पहले भी अनुभव है। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मीनल को देखकर चेतन की आंखों में चमक आ गई थी, पर पता नहीं उसने बात क्यों बदल दी। ठीक है, तुम करो 1-2 दिन। यह काम अगर पसंद आया हमें तो तुम्हें रख लेंगे। वैसे हमने 1-2 और व्यक्तियों को भी बोला हुआ है इस काम के लिए। हरीश तो चेतन और मीनल को एक दूसरे में देखते हुए बस आश्चर्यचकित था। उसने इस समय कुछ न बोलना ही ठीक समझा। मीनल की आंखों में हजारों सवाल थे, चेतन की आंखों में हजारों जवाब थे, जिनको उन्होंने जाहिर भी नहीं किया और उनसे छुपाया भी नहीं गया। हैरान परेशान सी मीनल ने एक बार हरीश की तरफ देखा और रहस्य भांपना चाहा। हरीश समझ गया, बोला, अंदर चलिए आपा, एक चाय हमें भी पिला दीजिए। और वे दोनों अंदर चले गए। चेतन भूपेंद्र से कह रहा था, पर मेरे पास रहने के लिए इस वक्त कोई जगह नहीं है। अगर आप ठीक है, पुराने माली का कमरा खाली पड़ा है। वह देखो, बंगले से थोड़ी दूर गार्डन के एक कोने में छोटा सा एक कमरा बना था। भूपेंद्र ने उस ओर इशारा कर दिया। तुम वहां रह लो। इतने महलों में पला बड़ा चेतन इस वक्त उस छोटे से कमरे को भी अपना नसीब का तारा समझ रहा था। चलो, मीनल के आसपास रहना तो नसीब होगा। कितने दिनों की मेहनत का फल मिल गया, चेतन ने अपने मन में सोचा। जाओ, सामान वहां रख आओ, और ये जो नए पौधे और कलमें रखी हैं कोने में, इनका क्यारिया बनाकर लगा दो। कई दिनों से बाट देख रहा था किसी माली की। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो यहीं रह लेना तुम। सैलरी काम देखने के बाद ही बताऊंगा। जी ठीक है। चेतन उस खोटे में अपना सामान रखने चला जाता है। अंदर किचन में मीनल हरीश से पूछती है, हरीश माजरा क्या है, या बाहर वाला? आपा माजरा तो मेरी समझ नहीं आया, पर यह चेतन है, मुझे लखनऊ में मिला, बोला आपको जानता है और आपसे माफी मांगना चाहता है। बस यही कहकर आया था, पर यहाँ आकर माली का काम पकड़ने लगा। मुझे अजीब लगा, मैंने चचा के सामने टोकना भी कुछ ठीक नहीं समझा। मीनल का मन हिलोरो भरने लगता है। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, अच्छा तुम गए थे तो उस एड्रेस पे जो तुमको मैंने दिया था? हाँ गया था, पर अब वहाँ कोई नहीं रहता। पड़ोसियों से पता चला है कि वे बोले हैं कि जब से उनकी मुंह बोली बेटी उनकी नाक कटवा कर गई है, तब से वे मकान छोड़कर कहीं और रहने लगे हैं। मीनल की खुशी उदासी में बदल जाती है। मुझे माफ कर देना ताऊ जी, मेरी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ा और बरसों से सहेजे घर पर ताला जड़ना पड़ा। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। क्या तुमको पता चला अब वे कहाँ रहते हैं? नहीं, नहीं पता इस बारे में तो। चलो ठीक है, लो चाय पियो। चेतन गार्डन में नए बूटों की कलम लगा रहा था। मीनल उसे अंदर खिड़की से निहारने लगी, पर कमल की पंखुड़ियां और मक्खन जैसे नरम हाथों ने ऐसा कठोर काम कभी नहीं किया था। वह बार बार पौधे लगाने का प्रयत्न करता, मिट्टी में दबाने का प्रयास करता, पर बार बार गिर जाते। भूपेंद्र यहाँ होते तो कब के भगा देते उसे। मीनल उसे देखती रहती है और उसे बहुत हंसी आई चेतन को ये काम करते हुए देखकर। अंदर खड़ी खड़ी वह हंस हंस के लोटपोट हो गई। भाई यह नजारा बार बार नहीं देखने को मिलता। सारे कपड़े मिट्टी से सना लिए चेतन ने, पर एक भी पौधों को सही तरीके से नहीं लगा पाया। मीनल सोच रही थी कि आखिर क्या कारण हो सकता है चेतन के यह काम पकड़ने का। हार कर चेतन की दशा पर तरस खाकर मीनल बाहर जाती है गार्डन में उसकी मदद करने, क्योंकि उसे तो बड़ा एक्सपीरियंस था गार्डनिंग का। वो बहुत सालों से करती आई है, जैसे कि आप सबको पता ही है। घर पर भी करती थी। वह जाकर चुपचाप चेतन के हाथों से वे पौधे ले लेती है और उन्हें क्यारियों में
तरतीब से लगाने लगती हैं। इन हाथों में कलम की शोभा देती है कलम नहीं मिस्टर। मीनल अपने काम में मग्न रहते ही बोलती है, वक्त का क्या पता कब कलम की जगह कलमें पकड़ा दे। जिंदगी बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में भी पूरी जिंदगी लग जाती है। ऐसी भी क्या मजबूरी। मीनल पौधों को मिट्टी में दबाते हुए बोलती रही, अब हमारी मजबूरियां कौन सुने। फिर भी वह सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मीनल रुककर चेतन की ओर देखती है। क्यों? मीनल, मैंने लास्ट टाइम तुमको बहुत बुरा भला कहा था, मुझे माफ कर दो। क्यों? मेरे लिए क्यों? और माफी मांगना इतना जरूरी नहीं है, मैं कौन हूँ तुम्हारी, कहकर मीनल अंदर जाने लगती है। तभी एक व्यक्ति गेट से अंदर आता है। जी, भूपेन जी हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। वे तो इस वक्त नहीं है घर पर। आप? जी, मैं माली हूँ, उन्होंने मुझे काम पर रखने के लिए बोला था। पर उन्होंने तो रख लिया है माली, आपने आने में देर कर दी। अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ फिर। मीनल चेतन की ओर देखती है और अंदर चली जाती है। शायद उसका मन भी चाहता था कि चेतन वहीं पर रहे। चेतन मीनल को अंदर जाते हुए देखता रहता है। मैं एक न एक दिन तुमको मना ही लूंगा मीनल, चेतन मन ही मन सोचता है। कुछ देर के बाद बाहर से भूपेंद्र वहां आते हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी क्यारियां तैयार कर दी हैं, बड़े माहिर लगते हो। गुड, तुम लग जाओ काम पर, तुम्हारा खाना पीना रहना यही सब उस कमरे में, और जायज तनख्वाह महीने के अंत में मिलेगी। जी मंजूर है। भूपेंद्र अंदर जाता है और मीनल से कहता है कि मीनल, आज से खाना उस माली के लिए भी बनाना शुरू कर दो। जी अंकल जी, और उसके कमरे में ही पहुंचा दिया करना। अजनबी को घर में अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है जी। शाम को मीनल खाना लेकर चेतन के कमरे में जाती है। लीजिए खाना खा लीजिए। यहाँ मीनल को देखते ही चेतन के सफेद चेहरे पर सिंदूरी लाली छा जाती है। वह फटाफट खाना ले लेता है और खाने पर भूखों की तरह टूट पड़ता है। यह देखकर मीनल की हंसी छूट जाती है। भाई, बहुत भूख लगी है मुझे। चेतन ने सफाई पेश की। यहाँ मच्छर बहुत थे। चेतन का बुरा हाल था। इस छोटे से गुम कमरे में मच्छर चेतन को काट रहे थे। मीनल को उन पर बड़ा गुस्सा आया, पर वह रजनीकांत तो थी नहीं कि मच्छरों से सारी बुलावा लेती। तो उसने साइड में कॉयल रखी दिखी जिसे वो झट से जला देती है। साइड में एक ओर जाकर चेतन उसे देखता रहता है। जब मीनल उसकी तरफ देखती है तो फिर वह दूसरी तरफ देखने लग जाता है। देखो, आपको यह माली वाला काम करने की जरूरत नहीं है, आपको यह शोभा नहीं देता। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप कल ही वापस चले जाइए, घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे। मीनल, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। क्यों? आपकी पत्नी कियारा? नहीं, वह मेरी पत्नी नहीं, अब उसने डिवोर्स ले लिया मुझसे। बस वहाँ की बात मत करो कुछ भी। असल बात तो यह है कि मैं, हाँ हाँ बोलो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बहुत, और तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। यह सब सुनकर मीनल सुन्न पड़ जाती है। वे एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। मीनल बिना कुछ बोले बर्तन उठाकर कमरे से बाहर आ जाती है। उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था, किसी अज्ञात भावना से जिस पर उसका वश नहीं था। वह अपने कमरे में आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। चेतन वह माली का काम करता रहता है, मीनल उसकी ऐसे ही मदद करती रहती है, पर दोनों में इससे आगे कोई बात नहीं बढ़ पाती। शायद मीनल बात बढ़ाना भी नहीं चाहती थी और उस वक्त यही ठहरा देना चाहती थी, पर चेतन को इसमें भी बड़ा सुकून मिल रहा होता है। मीनल के हाथ का बना खाना खाकर चेतन को अमृत जैसी तृप्ति महसूस हुआ करती। वह अपने से उस छोटे से कमरे में पड़ा पड़ा हमेशा इंतजार करता रहता था कि कब वो खाना लेकर आए। कई बार बात करनी चाही मीनल से, पर मीनल पर न जाने कैसी चुप्पी छाई थी। वह कोई जवाब नहीं दे पा रही थी चेतन को। इधर कियारा का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आज उसके साथ पब नहीं आया। बोला कि बिजनेस के सिलसिले से कहीं जाना था उसे, पर कियारा को यह बात नहीं खली। वह नया बॉयफ्रेंड तलाशने लगी। पब में इधर उधर नजरें मारकर उसने प्यार की परिभाषा ब्लूटूथ जैसी थी, जब पास हो तो कनेक्टेड, दूर हो तो सर्चिंग फॉर यू न्यू डिवाइस।
गाना बजने लगा, वह दारू पीते पीते नाचने लगी। एक लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था, वह भी उसके साथ जाकर नाचने लगा। वह कियारा से बोलता, हेलो हाय। कियारा बोली, मुझसे दोस्ती करोगी? मुझसे दोस्ती करने का जितना दिल है तेरा, आजमा लो, हैंडल करके दिखाओ। बेशक। उसे वह लड़का इंटरेस्टिंग लगा। इस तरह से वह नए लड़कों के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। उसे हर वक्त कुछ नया चाहिए था। वह ऐसे ही एक लड़के को धोखा देती और दूसरे के चंगुल में फंसा लेती। सावन का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन भूपेंद्र और शीतला को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। शीतला अब मीनल पर बेटी से ज्यादा विश्वास करने लगी थी। वह जाते समय उसको बोलती है, ध्यान से रहना, हम शाम तक वापस लौट आएंगे। जी आंटी। मीनल ने सहमति जताई। तुम अपना, हरीश का और माली का खाना बना लेना, हमारे लिए मत बनाना, हम खाकर आएंगे। अगर कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। कहकर वे दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। उस दिन बहुत ही तेज बारिश हुई। शुरू हुई तो घंटों बंद न हुई। जो लोग जहाँ थे वहीं जम गए। शाम होने को आई पर बारिश ने थमने का नाम न लिया। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे क्रोधित भोलेनाथ तांडव करने पर तुले हैं। हरीश भी नहीं आ सका इस घनघोर बारिश के कारण, और शीतला ने भी फोन कर दिया कि हम बारिश की वजह से यहीं फंसे हुए हैं, नहीं आ पाएंगे। ध्यान से सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना। जी आंटी। जी। बुझे मन से मीनल ने फोन रखा। उसका अकेले इस बड़े बंगले में दिल बैठा जा रहा था। उसे चेतन की भी फिक्र हो रही थी, जो बंगले से दूर बाहर एक छोटे से कमरे में था। उसने दोनों के लिए खाना तो बना लिया, पर चेतन तक पहुंचाए कैसे? बारिश बहुत ही जोरों से हो रही थी, पर चेतन की भूख के मारे सोचकर उसने हिम्मत और खाना लेकर बरसात में ही बाहर निकल पड़ी। चेतन के खोटे की ओर घोर बिजली कड़कने की वजह से मीनल सहमति सी अपनी देवी मैया का जाप करती चेतन के पास पहुंची, जो रोज की तरह ही न जाने कब से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक पहुंचने में मीनल पूरी भीग गई थी। उसे नीले रंग का परिधान धारण किया हुआ था, जो गीला होने के कारण बिल्कुल उसके तन में चिपक गया था, जिसके कारण उसे अंग प्रत्यंगों की आकृति साफ साफ झलक रही थी। उसके बाल गीले हो चुके थे, जिनकी बूंदें अंदर कमरे की फर्श पर टपक रही थी। ऐसी हालत में चेतन मीनल को देखकर उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे कितनी बारिश थी बाहर, तुम्हें क्या जरूरत थी भीगते हुए आने की? एक दिन ना खाना खाता तो भूखा मर नहीं जाता। मीनल कुछ नहीं कहती। चेतन उसके हाथ से खाना ले लेता है। मीनल को इस भीगी हालत में देखकर चेतन का पुरुषत्व जागने लगता है। उसका जी मचलने लगता है। मुझे एक गाना याद आ रहा है। अचानक तेज बिजली कड़कती है। मीनल डरकर चेतन से लिपट जाती है। अचानक हुई इस कसमकस के कारण दोनों की गर्म ठंडी सांसों की ओर उनके हृदय मिलन की विचलित ध्वनियों के परिणाम स्वरूप उस स्थान पर काम और रथ का आह्वान हो जाता है। नीले परिधान में मीनल रति का साक्षात स्वरूप लग रही थी, क्योंकि नीला रंग प्रेम का प्रतीक होता है, जो अनश्वर प्रेम का परिचायक होता है। यह कभी भी धूमिल नहीं होता। मीनल का सीना चेतन के सीने से सटा था, जो चेतन में उत्तेजना का संचार कर रहा था। चेतन के अधरों रूपी मस्त भौरे ने मीनल के अधरों रूपी अनछुई कलियों पर पान करना प्रारंभ कर दिया। जिधर भौरे को पाने के इंतजार में कली थी, कब से उत्सुक थी। भौरे ने पान ऐसे किया कि थोड़ा रस भी न बाकी रहे। कली के मन में भी यही लालसा थी। पाक प्रेम में दो रूहों का मिलन होता है। जब दो रूहें एक दूसरे की हो जाती हैं तो जिस मिलन जैसी औपचारिकता स्वयं ही हो जाती है, उस मिलन में शादी जैसे ढकोसलों का कोई महत्व नहीं होता। यह दो तरफा एहसास होता है, जिसे हम पाक मोहब्बत कह सकते हैं। इसमें न कोई सीमा होती है, न कोई उम्र और न कोई दुनिया वाली बंदिश मायने रखती है। मीनल का नीला परिधान चंद्रमा के समान, आई काली बदलियों के समान चंद्रमा रूपी तन से धीरे धीरे छटने लगा। बारिश और भी तेज होती जा रही थी, जैसे जैसे इन दोनों की मिलन में सहयोग दे रही हो। बिजलियां कड़क कड़क कर दो रूहों के मिलन का उद्घोष कर रही थी। मिलन अद्भुत था। आत्मा का परिधान जैसे मिलन, जैसी नदियां का सागर से मिलन, जैसे दिन का रात से मिलन, जैसे चांद का चकोर से मिलन, जैसे बूंद का सीप से मिलन, धरती और आकाश का मिलन, आग और पानी का मिलन, सुख और दुख का मिलन। बस अब और क्या कहूँ, यही समझ लें जैसे मोबाइल और चार्जर से मिलन। मिलन की यह अनुभूत परम थी।
दोनों किसी अजनबी अनजानी शक्ति के हाथों विवश थे। बस सब कुछ अपने आप हुए जा रहा था। नेत्र भी एक दूसरे से विलीन हो चुके थे। शायद यही इस मनुष्य यौन का परम सुख हो। पूरी रात बारिश होती रही। मीनल भी पूरी रात चेतन के बाहों में ही रही। चेतन न जाने दिया उसे। यह अद्वितीय परम अनुभूत थी दोनों के लिए। सुबह होते ही बारिश रुक गई। मीनल उठी और वह कुछ देर तक सोते हुए चेतन को निहारती रही। तन मिलन के बाद प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। फिर वह बर्तन उठाकर चेतन को ऐसे ही सोता छोड़कर मन में अकल्पित भावनाएं लिए वापस बंगले में आ गई। इधर सुमित की किस्मत पलटा मार गई। वह जुए में बहुत सारे पैसे हार गया। अपनी किस्मत पर हद से ज्यादा विश्वास और जुए की गंदी लत की बदौलत बकायदा उस पर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ गया। माफिया लोग उसे जल्दी पैसे न चुका पाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उनकी मित्रता उसे भारी पड़ने लगी। वह निरुत्साहित होकर प्रयत्न करने लगा कि आखिर इतनी रकम का इंतजाम कहाँ से करे। उसे अब घर में, ऑफिस में कहीं भी पैसे नजर नहीं आ रहे थे, और इतने तो बिल्कुल भी नहीं कि जितना उस पर कर्जा चढ़ चुका था। उसे जान का भय लगा था कि अगर उसके पैसे ना चुकाए तो उसका क्या हाल होगा। वह तरकीबें सोचने लगा। सारा कारोबार अब स्मृति के हाथों में था। चेतन होता तो शायद वह उसे बता देता, पर स्मृति पता नहीं क्या रिएक्ट करती, कैसे सवाल करती, और डैड को भी बता सकती थी। उसे एक और कुआं और एक और खाई नजर आ रही थी। मीनल दोबारा चेतन से मिलती है। उसकी आंखों में शर्म थी। लो खाना खा लो। चेतन उसकी ओर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कनखी से देखता रहता है और ऐसे ही मुस्कुराता रहता है। मीनल जाने लगती है। चेतन उसका पीछे से हाथ खींच लेता है और उसे गले से लगा लेता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मीनल, कुछ मत बोलो। चेतन उसके मस्तक पर चुम्बन कर लेता है। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और यह बात तुम अच्छे से जान चुकी हो। मैं दुनिया की नज़रों में तुमको अपना बनाना चाहता हूँ। मतलब मन से तो हम एक दूसरे के हैं ही, पर दुनिया को दिखाने के लिए यह शादी जैसी औपचारिकता तो निभानी ही पड़ेगी ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मीनल। बोलो, मेरी दुल्हन बनोगी? पर आपके घर वाले मान जाएंगे? वे मुझे अपना लेंगे? तुम मेरी दुनिया हो मीनल। मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। अब ऐसा नहीं बोलते। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बहुत देख लिया परिवार कर करके। चेतन तुनक कर बोला, बस अब बीती बातों को याद मत दिलाओ। उन लोगों ने भरपूर फायदा उठा लिया मेरी जिंदगी का। अब अपनी जिंदगी में मैं जो चाहूँगा वही होगा। उनका दिल करे वो एक्सेप्ट करें या नहीं तो ना करें। चेतन तो जैसे भूल ही चुका था कि अब स्मृति उसकी पत्नी है। शायद उसने कभी माना ही नहीं था उसे पत्नी। उसकी साथ साथ शादी महज एक छलावा भर था। उसे होश ही कहाँ था शादी के समय। कुछ रुककर फिर से बात शुरू की, बस तुम बोलो कब करें शादी? ठीक है, कर लेंगे। मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। हमारे अपने तो नहीं, हमारे साथ बड़ों का आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। उनका उनको बता दूं फिर? बस सिंपल तरीके से ही कर लेंगे शादी। चेतन खुश हो जाता है और मीनल को गोद में उठा लेता है। ये हुई ना दिल खुश करने वाली बात। अरे छोड़ो भी, क्या कर रहे हो आप? खाना खा लो। वह मीनल को नीचे उतारता है। ठीक है, खा लूंगा, पर पहले एक किस दो। मीनल उसे धक्का मारकर बाहर निकल जाती है। उधर कर्जा चुकाने के डर में सुमित का हाथ पांव फूले थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई उपाय निकाला जाए। अचानक उसे एक तरकीब सूझती है। वह रात को स्मृति के कमरे में जाता है। इस वक्त स्मृति अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रही थी। वह उसको पीछे से जाकर पकड़ लेता है। स्मृति सहम जाती है। जब वह सुमित की यह हरकत देखती है तो तुरंत उसको झटक कर दूर करती है और गुस्से से भर जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। यह क्या बदतमीजी है सुमित? स्मृति चिल्लाई। क्यों, तुम्हारा मन नहीं करता कभी? भाई नहीं है यहाँ। मुझे पता है कि तुम भी चाहती हो ये सब। दिल में यही है तुम्हारे। बकवास बंद करो अपनी, नहीं तो अभी चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। मैं अच्छे से वाकिफ हूँ तुम दिन भर क्या क्या अय्यासियाँ करते हो। घर, बिजनेस, पढ़ाई में ध्यान लगाने के बजाय आवारागर्दी करते फिरते हो। मैं तुम्हारी उन मनचली लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मुझे उस कैटेगरी में मत समझना। सभी लड़कियां एक जैसे नहीं होती और किसी भी औरत को कमजोर समझने की भूल मत करना।
कभी गलती से भी, समझे? स्मृति ने उंगली दिखाते हुए कहा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, समझे? गेट लास्ट फ्रॉम माई रूम, और आइंदा से मेरे कमरे में नॉक करके आना। गेट आउट। गाल पर थप्पड़ का लाल निशान लिए सुमित वहां से निकल गया। वह सोच रहा था कि स्मृति को पटा लेगा तो उसकी पैसे वाली समस्या दूर हो जाएगी, पर यहाँ तो दाल न गली। अब वह और कोई दूसरी चाल सोचने लगा। 1 महीना हो गया चेतन को मीनल के साथ रहते हुए। मीनल ने अब तक शीतला, भूपेंद्र और हरीश को भी बता दिया उसके और चेतन के बारे में। पर बेटा, तुम अच्छे से देखभाल लेना लड़के को, क्योंकि आजकल के लड़के पता नहीं कब अलग रंग दिखा दें। शीतला ने कहा। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है आंटी, चेतन मेरे लिए उपयुक्त है। मीनल अपने फैसले पर अटल थी। चेतन मीनल के सानिध्य में सच में ही परफेक्ट माली बन चुका था। वह गार्डन में काम कर रहा था। उसकी ओर देखते हुए मीनल शीतला को रिप्लाई दे रही थी। ठीक है बेटी, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं और तुम दोनों की शादी करवाते हैं। मीनल शीतला के पांव छूती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सबका कैसे शुक्रगुजार करूं। आप लोगों ने मुझे माँ बाप भाई जैसा प्यार दिया। आप सबका यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। चल पगली, माँ मानती है और ऐसी बातें करती है। शीतला ने उसे गले से लगाया। कियारा का पुराना बॉयफ्रेंड लौट कर आया तो उसे कियारा के नए बॉयफ्रेंड वाली बात पता चल गई। वह जानते ही वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। कियारा अपना तो उससे फ़ोन पर बात कर रही थी और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। इन सब बातों से हार कर आखिरकार वह उसके फ्लैट पर पहुंचता है और इस वक्त सोई हुई थी। कैट कहाँ है आंटी? करिश्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा। अंदर सो रही है। वह अंदर घुस गया। कियारा बिस्तर पर औंधे मुंह सोई हुई थी। वह उसके पास पड़ा मोबाइल उठाता है और कियारा और उसके नए बॉयफ्रेंड के सारे मैसेजेस पढ़ लेता है। यह उसके बॉयफ्रेंड का नंबर भी अपने मोबाइल में ऐड कर लेता है। कैट, कैट उठो। कौन है? कियारा जम्हाई लेते हुए। समीर तू? सुबह सुबह क्या बात है? भोली भोली मत बन। तुमको पता नहीं है क्या बात है? मेरे मैसेजेस का कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? रुको यार, अभी आती हूँ बाथरूम से। कियारा ने ऊँघते हुए सिंपल सा जवाब दिया। वेट करो यहीं, उसने नॉर्मली कहा। समीर नाम का वह लड़का गुस्से से पागल हो रहा था। कियारा जब बाथरूम से बाहर आती है तो लड़का उछल कर खड़ा हो जाता है। मैं सब जानता हूँ मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। यह मनोज कौन है? और ये इतने वल्गर मैसेजेस? एक्सक्यूज मी, इन सवालों के जवाब मैंने अपनी माँ को नहीं दिए आज तक। और ये आज की छोड़कर जासूसी का प्रोफेशन कब से शुरू कर दिया तुमने? यह मनोज कौन है? मर्दों की तरह सामने से पूछा होता ना तो शायद बता भी देती। समीर को गुस्सा आ जाता है। वह कियारा की बाजू मरोड़ देता है। तो मर्दों की तरह पूछ लेता हूँ। तुम इतने चीप कैसे हो सकते हो? कियारा उसे झटक देती है। कियारा के इस बिहेवियर से वह नर्वस हो जाता है। थोड़ा नरम होकर बोलता है। कैट, कैट हमारा प्यार, हमने साथ में सपने देखे थे। शादी? शादी? नो नो, तुम्हारे अकेले के सपने, मेरा उनमें से कोई रोल नहीं। मैं इतने घटिया सपने नहीं देखा करती। और जो टाइम हमने साथ में स्पेंड किया था उसका क्या? एक काम करो, एक बुक लो, कैट लव विथ समीर, और उसके पहले पन्ने पर मैं साइन कर दूंगी। हैप्पी? नाउ गेट आउट। समीर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे वे सारे पैसे, टाइम वगैरह सब याद आने लगता है जो उसने अपने जीवन में से कियारा को दिया था। उसे सब जाया सा लगना लगता है। वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर मन ही मन ये लड़का कुछ गलत करने की योजना बना रहा था। उस वक्त चला जाता है। इधर उपाध्याय परिवार का लाडला बेटा उपाध्याय की लुटिया डुबोने में उतारू था। जुए की लत के कारण सुमित कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका था। माफिया लोगों के टार्चर उसे दिन में बारंबार कई दफा बहुत परेशान कर रहे थे। उसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसके पास दोबारा धमकी भरा फोन आता है। क्यों पे पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? उधर से आवाज आई। जी जी कर रहा हूँ, इंतजाम हो जाएगा। हम सुमित को पहली बार यहाँ भय से कांपते हुए देख रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस और पैसे लौटाने में इतनी आनाकानी। बिजनेस मंदा चल रहा है तो फैक्ट्री हमारे नाम करवा दें। दूसरी तरफ से रौबदार हंसी की आवाज़ आती है। कल तक पैसों का इंतजाम कर देना वरना ठुकने के लिए तैयार हो जा। फ़ोन कट जाता है। फैक्ट्री नाम करवा दे। सुमित के दिमाग में यही वाक्य घूमने लगता है। उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था। आइडिया अच्छा है। उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जली। कुछ सोच कर वह घर की हर खुफिया जगह में फैक्ट्री की वसीयत के कागजात खंगालने लग जाता है जो उसके पिता के नाम पर थी।
पर उसे वसीयत नहीं मिली। उसने सोचा शायद फैक्ट्री में हो। अंतिम विचार कर वो देर रात को मौका पाकर फैक्ट्री पहुंचा। वहां इधर उधर सारी रात कड़ी मशक्कत से वसीयत को ढूंढता रहा। जान की चिंता के मारे उसकी आंखों की नींद भी उड़ चुकी थी। लेकिन आखिरकार उसे वसीयत के पेपर मिल ही गए। जल्दी से जल्द सुमित फैक्ट्री ट्रांसफर करवाने को लेकर नकली कागजात तैयार करवा लेता है। अगले दिन जिनको लेकर वह अपने पिता के पास पहुंच गया। डैड, ये मेरे कॉलेज में पढ़ाई से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। आपने अपने काम में व्यस्त सुरेंद्र को कागज दिखाते हुए, इन पर गार्जियन के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, रख दो, मैं कुछ जरूरी काम निपटा लूं, फिर इन्हें भी इम्तिनान से पढ़ देख लूंगा। तुमको तो पता है मैं पढ़े बिना कहीं भी सिग्नेचर नहीं करता। अभी पढ़ने की फुर्सत नहीं है मुझे, बाद में कर दूंगा। सुमित के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गईं। फिर भी वह बात संभालते हुए बोला, डैड, ये जरूरी है। आज के आज पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो ऐसे ही कर दीजिए। मुझे कॉलेजेस के लिए लेट हो रहा है। क्या अपने बेटे पर बिजनेस वाला रूल चलाएंगे आप? अरे नहीं नहीं, हंसते हुए, चल बता कहाँ करूँ साइन? सुमित खुश होकर, यहाँ इनके नीचे चाहिए। सुरेंद्र किसी कार्य में व्यस्त थे, उन्हें पेपर्स पर गौर नहीं किया। वो सब बातों से अनजान अपनी इज्जत को दांव लगाने के लिए हस्ताक्षर कर ही देता है। सुमित सिग्नेचर होते ही कागजों को उठाकर तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। वाराणसी, सुबह का समय। मीनल नाश्ता देने चेतन के कमरे में जाती है। चेतन और मीनल शादी करने का पक्का मन बना चुके थे। चेतन मीनल से कहता है, हम आज ही शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। शादी सिंपल तरीके से ही होगी। अरे ऐसे कैसे, बड़ी धूमधाम से होगी हमारी शादी। चेतन मीनल को गुदगुदी करने लगता है और बिस्तर पर गिरा लेता है। वे दोनों एक दूसरे के आगोश सिमट जाते हैं और एक दूसरे का आंखों में खो जाते हैं। अच्छा भी, अब उठो, शादी की तैयारियां भी करोगे या ऐसे ही लेटे लेटे सब हो जाएगा? मीनल ने चेतन को एक ओर से धकेलते हुए कहा। हाँ, सही बात याद कराई। तभी तो तुम मुझे यूं धक्के मारना छोड़ोगी। फिर मैं तुमको अलग नहीं होने दूंगा। मीनल शर्मा जाती है। मेरे पास इस वक्त कैश में इतने रुपए नहीं है कि मैं मार्केट जाता हूँ और एटीएम से पैसे लेकर आता हूँ। चेतन ने कहा, रहने दो ना, सिंपल तरीके से ही बात बन जाएगी। तुम्हारी नहीं चलने वाली, अब समझी? और हमारे लिए नया घर भी तो खरीदना है। इस आलीशान कमरे में तो सारी जिंदगी गुजरने से रही। हंसता है। ठीक ठीक है, करो अपने मन की। मीनल निकल जाती है और चेतन भी शादी का सामान खरीदने बाजार के लिए निकल जाता है। मीनल शीतला और हरीश के साथ मिलकर खुशी खुशी शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। इस समय उसकी खुशी का कोई पारावार न था, शायद चेतन की भी। शायद इन दोनों को जीवन में पहली बार इतनी अपार खुशी का एहसास हो रहा था। चेतन बाजार पहुंचता है। वह एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम के बाहर दो व्यक्ति खड़े थे। वे चेतन को घूर घूर कर देखने लगे। फिर उनमें से एक व्यक्ति किसी को फोन लगाता है। हेलो बॉस, वो आपका पुराना दुश्मन मिला है यहाँ वाराणसी में। हाँ हाँ, वही पिल्ला जिसने आपकी सरेआम बेइज्जती की थी और जिसकी वजह से आपका सारा बिजनेस चौपट हो गया। यही है, हाँ, मेरी आंखों के ठीक सामने। कहे तो ठीक ठीक ठीक, अभी के अभी उठा लेते हैं साले को। आगे की कहानी अगले भाग में।